हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाला हूं यूजीसी नेट के बारे में। देखो, उसका पेपर हो चुका है, आंसर की आ चुकी है। आप सभी ने अपना स्कोर चेक कर लिया होगा कि आंसर की के अकॉर्डिंग हमारा कितना क्या स्कोर हो रहा है। एक दो क्वेश्चन है जिनके ऊपर ऑब्जेक्शन वाली सिचुएशन बनी है, तो यदि कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है जहां पर हमें उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए तो बिल्कुल आप लगाओ, ठीक है, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। और जो उसमें उन्होंने एक तरीके से हम लूटने का तरीका बोल सकते हैं, लूटने का तरीका बना रखा है। एक क्वेश्चन पर 1000 रुपए अमाउंट पे कर रहे हैं, तो ये उनका एक कमाने का तरीका है उनका। वो सामने वाले के नहीं देखते कि यहाँ पर स्टूडेंट्स के साथ कितना बुरा अत्याचार हो रहा है। ठीक है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। 5 क्वेश्चनों के लिए लगा दिया तो 5000 रुपए गए। बहुत सारे घर में एक महीने की कमाई होती है 5000, पूरा घर का खर्चा चलता है 5000 रुपए में। ठीक है, तो लेकिन हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये उन लोगों का षड्यंत्र है जो बहुत हाई लेवल पर, बहुत हाई पोस्ट पर बैठे हुए हैं। ठीक है, लेकिन उन लोगों को नहीं श्रम आती इस चीज की। वो भूल जाते हैं, वो अपनी, कुछ लोग नहीं होते जो खुद की औकात भूल जाते हैं, पहले वाली वो वाला सिस्टम होता है उन लोगों के साथ। वो भूल चुके खुद की औकात। लेकिन एक कहावत सुनी होगी आपने, बहुत सारा स्टेटस पढ़ा होगा, बहुत सारी जगह देखी होगी वो पोस्ट, कि सिनेमा घर में जब 20 रुपए का पॉपकॉर्न 200 रुपए में बेचते हैं मूवी देखने के टाइम, जब हम सिनेमा घर में मूवी देखने के लिए जाते हैं तो एक 20 रुपए का जो पॉपकॉर्न का जो पैकेट होता है वो वहां पर 120 रुपए में मिलता है। 10 रुपए का कोल्ड ड्रिंक का गिलास वहां पर वो 60 रुपए में मिलता है। वहां पर लिखा होता है कि बाहर का सामान नोट लाओ। लेकिन 2 साल से जितना बुरा हाल इन सिनेमा घर वालों का हुआ है ना, शायद ही किसी का हुआ होगा। इतने मर चुके 2 साल में, वो अगले 10 साल में नहीं जी पाएंगे वापस। तो ये भगवान है, उसके घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। ये जो हजार हजार रुपए वसूल कर रहे हैं, इनके साथ भी ऐसा ही होगा, कभी ना कभी तो होगा ना। क्योंकि यहाँ पर भी कोई टीम, ये 1000 रुपए लेने का पर क्वेश्चन, ये डिसीजन लेने के लिए भी वहां पर कोई टीम बैठी हुई होगी। उसमें भी कोई कैंडिडेट होंगे जो इतने खराब नेचर वाले हो सकते हैं, जो एक क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन के हजार हजार रुपए पे कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सही नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे जिनका पेपर 2 शिफ्टों में हुआ था। एक सब्जेक्ट है कॉमर्स जिसका पेपर 3 शिफ्ट में भी हुआ था। ठीक है, अब यहां पर बात बनता है, क्या यहां नॉर्मलाइजेशन होगा? पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, यदि यहां पर नॉर्मलाइजेशन होता है तो वो किस तरीके से होगा? यहां पर मैं आपको समझाता हूं। मैं एक एग्जांपल देता हूं 2020 के पेपर का। वहां पर जो हिंदी का पेपर था वो 2 शिफ्टों में हुआ था। ठीक है, कितने में हुआ था? 2 शिफ्टों में हुआ था। अब आप या तो मेरे ऊपर विश्वास करो या आप खुद भी चेक कर सकते हो। आपको करना क्या है, जब आप 2020 का कट ऑफ देखोगे, उसके ऊपर डालो गूगल के ऊपर कि यूजीसी नेट 2020 कट ऑफ, एक पीडीएफ आएगी जिसमें ऑलमोस्ट सभी के सभी सब्जेक्ट्स का आपको कट ऑफ देखने को मिल जाएगा। लेकिन वहां पर हिंदी का कट ऑफ नहीं मिलेगा। हिंदी में कुछ नहीं पता चलता कि पिछली बार कट ऑफ कितनी गई थी, ना जनरल का, ना ओबीसी का, ना एससी का, ना एसटी का। केवल जो आपका रिजल्ट था, जो आपका स्कोर कार्ड था, जो आपका रिजल्ट की वो थी, उसके ऊपर लिखा था ओनली। किसी का जेआरएफ है तो जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसका केवल नेट हुआ है तो वहां पर लिखा हुआ था ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर या ओनली नेट, इस तरीके से। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन हुआ था इसलिए उनकी कट ऑफ नहीं बन पाई। अब यहां पर बात आती है कि सर और भी पेपरों में नॉर्मलाइजेशन होता है, लेकिन वहां पर तो कट ऑफ जारी होती है, यहां पर ऐसा क्यों हुआ पिछली बार? क्या आपकी बार भी ऐसा ही होगा? देखो यहां पर क्या सिस्टम है, देखो नॉर्मलाइजेशन समझा देता हूं कब होता है। जरूरी नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन हो। क्या है? सबसे पहले ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन हो। यदि होता है तो वो किस कंडीशन में होता है? देखो, नॉर्मलाइजेशन तब होता है जब एक पेपर एक से अधिक शिफ्टों में होता है। 2, 3, 4, 5, 10, कितने भी शिफ्ट काउंट कर सकते हैं हम। दूसरी कंडीशन वो तब होता है जैसे कोई पेपर 2 शिफ्टों में हो रहा है। मैं एग्जांपल कोई सा भी ले सकता हूं, जैसे बंगाली ले लो, हिंदी ले लो, पॉलिटिकल ले लो, कॉमर्स, हिस्ट्री, इंग्लिश, ज्योग्राफी। ये ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिनका पेपर एक से अधिक शिफ्ट में हुआ था। सपोज दैट मैं ज्योग्राफी का एक एग्जांपल ले रहा हूं, 2 शिफ्टों में हुआ। अब यहां पर 2 कंडीशन बनती हैं भाई, या तो दोनों शिफ्टों का जो पेपर हुआ था उसमें बहुत बड़ा अंतर आ रहा हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, भाई 2 शिफ्टों में पेपर हुआ है, हो सकता है दोनों शिफ्टों में जो पेपर है वो बिल्कुल सेम लेवल का हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है ऐसी, इम्पॉसिबल तो कुछ है नहीं। तो हो सकता है कि दोनों शिफ्टों का जो पेपर था उसमें बहुत बड़ा अंतर हो सकता है दोनों शिफ्टों का पेपर का जो लेवल था उसमें बहुत बड़ा अंतर ना हो, दोनों बराबर लेवल के हों। तो यदि दोनों शिफ्ट बराबर लेवल के थे तो नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं। यदि दोनों शिफ्टों में बहुत बड़ा अंतर आ रहा है
तो नॉर्मलाइजेशन होगा। अब आप बताओगे कि सर दोनों शिफ्टों में एक शिफ्ट टफ, एक शिफ्ट कम टफ, या एक शिफ्ट बहुत जटिल या कठिन या हार्ड या कुछ भी बोल सकते हैं, डिफिकल्ट, और एक शिफ्ट बहुत इजी, इसका पता कैसे चलाएंगे? देखो, 2 शिफ्टों में पेपर हुआ, वो क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखेंगे कि फर्स्ट शिफ्ट के जितने भी कैंडिडेट थे उनका क्या स्कोर हो रहा है, सेकंड शिफ्ट के जितने कैंडिडेट थे उनका क्या स्कोर हो रहा है, फिर फर्स्ट शिफ्ट का एवरेज निकालेंगे। फर्स्ट शिफ्ट में जितने कैंडिडेट बैठे होते हैं उनके एवरेज मार्क्स कितने आ रहे हैं, सेकंड शिफ्ट में जितने कैंडिडेट बैठे थे उनके एवरेज मार्क्स क्या आ रहे हैं, और फिर उसके आधार पर वो दोनों में डिफरेंस करेंगे और फिर पता चल जाएगा कि कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी शिफ्ट इजी थी। यदि किसी शिफ्ट में ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेटों का कम स्कोर हो रहा है, जाहिर सी बात है वो हार्ड शिफ्ट थी। किसी शिफ्ट में ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेटों का हाई स्कोर हो रहा है, जाहिर सी बात है वो इजी शिफ्ट थी। ठीक है, तो इस तरीके से वो नॉर्मलाइजेशन करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो वो हिंदी की तरह 2020 में जैसे हिंदी की हमें कट ऑफ नहीं देखने को मिल रही, आप गूगल पर सर्च कर लो, नहीं देखने को मिलेगी हिंदी की कट ऑफ, बिल्कुल वही हाल अब की बार होगा। ठीक है, बंगाली, हिंदी, पॉलिटिकल, कॉमर्स, हिस्ट्री, इंग्लिश और ज्योग्राफी, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका 2 या 2 से अधिक शिफ्ट में पेपर हुआ था। तो ध्यान रहे, यदि नॉर्मलाइजेशन करते हैं तो ये बिल्कुल जायज सी बात है, आपको कट ऑफ नहीं देखने की मिलेगी। आपका जो रिजल्ट है उसके ऊपर लिखाएगा कि आपका जेआरएफ हुआ है या नेट हुआ है। ठीक है, तो ये वाला फंडा हो सकता है। अब बात आती है कि सर क्या स्कोर कार्ड में अंतर होने वाला है, क्या हमारा स्कोर कम बत्ती होगा? जैसे और पेपर होते हैं जहां पर किसी शिफ्ट का बहुत ऊपर, जैसे मान लो नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, आप बहुत सारे एग्जाम्स देखना, वहां पर यदि जैसे मान लो सीजीएल का देख लो, सीजीएल में मेरा एक दोस्त का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, तो उसके 200 में से 240 नंबर आ रहे हैं। एक अजीब सी बात सुन रही होगी, आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार मास्टर पागल है, ऐसे बता रहे हैं। रियलिटी है, 200 में से 240 नंबर आ रहे हैं, वो हुआ नॉर्मलाइजेशन की वजह से। उसके मैथ में 200 में से 100 शायद 96 नंबर के आसपास स्कोर हो रहा था उसका, 200 में से 196 रो मार्क्स थे उसके। जब नॉर्मलाइजेशन हुआ तो पता चला कि भाई इस कैंडिडेट की जो शिफ्ट थी वो बहुत हार्ड थी, तो फिर उसका मार्क्स बढ़ा दिया 40 नंबर और 240 पर पहुंचा दिया। 40 भी कैसे, 46 नंबर बढ़ा दिया उसके, तो उसके नंबर आ गए 200 में से 246। तो ये था कमाल नॉर्मलाइजेशन का। बहुत सारे लोगों के कम भी हो जाते हैं इसी तरीके से, कैसे मान लो किसी का बहुत अच्छा स्कोर हो रहा है और बाद में पता चला कि ये शिफ्ट तो बिल्कुल इजी थी, उसका स्कोर कम कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे वो लोग, यहाँ पर वहां कट ऑफ निकालनी होती है ना, इसलिए करते हैं। यहाँ पर कट ऑफ नहीं निकालेंगे। यहाँ पर सपोज डेट मेरा फर्स्ट शिफ्ट में था, किसी का सेकंड शिफ्ट में था, सेकंड शिफ्ट हार्ड थी, तो वो अनुमान लगा देंगे भाई सेकंड शिफ्ट का जो कट ऑफ है वो फर्स्ट शिफ्ट की तुलना में 2 कम रहेगा। जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, ये क्या करने वाले हैं यहाँ पर रिजल्ट में। फर्स्ट शिफ्ट में जैसे जनरल का कट ऑफ 70 कर दिया, इनको लग रहा है कि फर्स्ट शिफ्ट हार्ड थी, सेकंड शिफ्ट इजी थी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फर्स्ट हार्ड इनके अकॉर्डिंग और सेकंड इजी। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, फर्स्ट शिफ्ट हार्ड थी, फर्स्ट शिफ्ट में जनरल की कट ऑफ 70 कर दी, सेकंड शिफ्ट इजी थी, तो सेकंड शिफ्ट में क्या कर देंगे, जनरल की कट ऑफ 72 कर देंगे। वो अनुमान लगा लेंगे कि कितनी हार्ड थी, कितनी इजी थी, बहुत ज्यादा अंतर है तो 72 कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे करने वाले हैं, समझ गए होंगे ना। दोबारा से बता रहा हूं मैं, 2 शिफ्ट है ज्योग्राफी की, सपोज दैट मैं मान रहा हूं, मेरे को नहीं पता है कौन सी हार्ड थी कौन सी इजी थी। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूं यहां पर क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट हार्ड थी, सेकंड इजी थी, तो ये यहां पर रिजल्ट कैसे बनाएंगे, और इन्होंने अनुमान लगाया कि जो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में जो हार्ड का अंतर था ना वो 2 मार्क्स का है। वो एवरेज निकाल के पता चला लेंगे, वो लोग फर्स्ट शिफ्ट का एवरेज निकालेंगे, सेकंड शिफ्ट का एवरेज निकालेंगे, उससे वो पता चला लेंगे। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, फर्स्ट शिफ्ट हार्ड थी, इसमें जनरल की जेआरएफ की कट ऑफ 70 फिक्स कर दी, सेकंड शिफ्ट इजी थी, इसलिए इन्होंने यहां पर जनरल की जेआरएफ की कट ऑफ 72 फिक्स कर दी। तो इस तरीके से ये कर सकते हैं यहां पर। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा अंतर आने वाला है कि चलो एक साइड 80 पर हो रहा है, एक साइड 40 पर ही हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। वो सीजीएल में होता है, वहां पर अलग सिस्टम चलता है। यहाँ पर बड़ी मुश्किल से 1 नंबर का अंतर रहेगा, बड़ी मुश्किल से 1 नंबर का। मैं यहाँ पर ये दो नंबर का रेशियो दिया हूं ना, ये भी बहुत बड़ा अंतर है, मात्र 1 नंबर का अंतर रहेगा। ठीक है, लेकिन 1 नंबर बहुत बड़ा गेम बदलेगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से होगा। ऐसे ही फिर सपोज दैट मैं ओबीसी के बता दूं, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, तो ओबीसी ईडब्ल्यूएस की सपोज दैट फर्स्ट की ये कट ऑफ फिक्स करते हैं 66, तो सेकंड की कितनी कर देंगे 68। ठीक है, क्योंकि भाई यहां पर भी 2 अंतर का लिया है, तो इसी तरीके से 2 का अंतर फिर वो एसटी में ले लेंगे, एससी में ले लेंगे, सारी की सारी जितनी भी कट ऑफ है ना, जितनी भी कैटेगरी है सभी में 2 का अंतर डाल देंगे। तो यहाँ पर ये जो शिफ्ट वाइज
अलग अलग शिफ्टों में पेपर हुआ है, वहां पर नॉर्मलाइजेशन में कुछ इस तरीके से करेंगे। इसलिए आपको यहाँ पर आपकी कट ऑफ वैसे नहीं देख पाओगे, आप नहीं पता चला पाओगे कि जेआरएफ की कट ऑफ कितनी गई थी, नेट की कितनी गई थी, किसकी कितनी गई थी। वहां पर केवल आपका खुद का रिजल्ट है, उसमें देख लो मेरा जेआरएफ हुआ है, मेरा नेट हुआ है, बस। आपका जेआरएफ हुआ, आपके 68% मार्क्स आ रहे हैं, तो आप अनुमान लगा लो भाई 68 पर जेआरएफ हो गया। पता नहीं इससे ज्यादा पर हुआ हो, पता नहीं कम पर हुआ हो, लेकिन मेरा 68 था इसलिए मेरा जेआरएफ हो गया, मतलब 68 पर जेआरएफ हो रहा है। इस तरीके से केवल आप अनुमान लगा सकते हो। तो ये था सारा सारा अब की बात है, ये गैप की नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होने वाला है, क्या गड़बड़ होने वाली है, ठीक है। इसके अलावा वापस हमारा फर्स्ट पेपर का बैच स्टार्ट हो चुका है, चार्ज ओनली 600 रुपए। ज्योग्राफी का बैच स्टार्ट हो चुका है, चार्ज ओनली 800 रुपए, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे, पेपर पैटर्न पेपर लेवल दोनों का बहुत स्पेशली तरीके से मैं ध्यान रखने वाला हूं। यहाँ पर दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, पेपर लेवल एंड पेपर पैटर्न दोनों का बहुत बहुत स्पेशली तरीके से ध्यान रखते हुए हम यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे। हमारे बैच का बहुत शानदार वाला स्कोर हो रहा है, बहुत गजब का, प्राउड हो रहा है मेरा। 20 कम से कम 20 कैंडिडेटों का जेआरएफ होगा, जो ग्रुप से कम 20 कैंडिडेटों का जेआरएफ होगा, ये मैं खुद कह रहा हूं। और मैं खुद नहीं कह रहा, ये रिजल्ट कह रहा है, आंसर की का रिजल्ट। और रिजल्ट आ जाने तो फिर उसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, मैं उनका लाइव वीडियो भी बनाऊंगा, उन्होंने किस तरीके से पढ़ा, क्या क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की थी उन्होंने, पूरा का पूरा बिल्कुल वैलिड प्रूफ दूंगा मैं यहाँ पर। हम नेट का टारगेट नहीं लेते, नेट पता नहीं कितने लोगों का होगा, नहीं, कोई फोकस नहीं नेट के ऊपर, क्योंकि नेट से हमें कोई फायदा है नहीं, हमें फायदा जेआरएफ से मिल रहा है, इसलिए हमें जेआरएफ चाहिए। इसलिए बोल रहा हूं कम से कम 20 कैंडिडेटों का जेआरएफ होगा यहाँ पर। मैं मेरी खुद की बताऊं, मैंने बहुत स्पेशली तरीके से, क्योंकि मेरा ऑलरेडी जेआरएफ था, ठीक है, मैंने बहुत स्पेशली तरीके से फोकस करके पेपर पर ध्यान नहीं दिया। पेपर देने के लिए गया था, बहुत स्पेशली तरीके से मैंने फोकस नहीं किया पेपर के ऊपर। फिर भी मेरे ज्योग्राफी में 70 क्वेश्चन हो रहे हैं और उसमें फर्स्ट पेपर में 32 क्वेश्चन हो रहे हैं। थोड़ा सा मैं सही ढंग से स्पेशली, क्योंकि वहां पर क्या हुआ, मैं एक लाइटली तरीके से पेपर देने के लिए गया था, चलो हम पेपर पैटर्न देख लेते हैं, पेपर लेवल देख लेते हैं। बाद में मूड बना कि चलो यार पेपर देने के लिए बैठ गए तो पेपर को हम एक तरीके से सही ढंग से सोल्व कर लेते हैं। तो मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाया, क्योंकि मैं पहले डिले काम कर लिया था। पहले ऐसा ही था यार, वैसे ही देने के लिए आए हैं, 5-10 में वैसे तुक्का लगा दिया। फिर वापस मैंने रीस्टार्ट किया, जब तक 10-15-20 मिनट जा चुकी थी ना, उसके बाद मैंने सोचा चलो एक बार हम पेपर देने के लिए बैठ गए तो सही ढंग से दे लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ज्योग्राफी में एक पैसेज आया था और जो फर्स्ट पेपर में एक पैसेज आया था, इसमें मैंने केवल तुक्का लगाया, और बाई किस्मत मेरा एक भी तुक्का ठीक नहीं हुआ। 10 क्वेश्चनों में मैंने तुक्का लगाया जानबूझकर, उन 10 क्वेश्चनों में मेरा एक भी तुक्का ठीक नहीं हुआ। ये बाई किस्मत है, विश्वास करो ना करो, लेकिन मेरा अब 68% स्कोर हो रहा है यहाँ पर। देखते हैं क्या होता है, क्या कट ऑफ जाता है, होता है तो भगवान की दया से तीसरी बार, अदरवाइज है ही फिर, बाकी पूरा विश्वास हो जाएगा वापस। तो इस तरीके से ये सारा सिस्टम था। मैं थोड़ा सा फोकस करके करता हूं तो पूरा विश्वास है। सपोज दैट पैसेज ज्योग्राफी का ऐसे बोल रहे हैं बिल्कुल इजी आया था, मैंने यहाँ पर भी पढ़ के देखा भाई 3 क्वेश्चन तो करता है कम से कम, ठीक में यहाँ भी कम से कम 3 क्वेश्चन करता, 6 क्वेश्चन बढ़ जाते। अब लगा लो आप मेरे कितना हो जाता है, अब मेरे 102 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, 102 में 6 क्वेश्चन और कर दो, 108 क्वेश्चन सही हो जाते मेरे। ये तो बिल्कुल सिंपल है, 108 क्वेश्चन 100% ठीक होते मेरे, यदि मैं थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करके, और यदि मैं स्टार्ट से टारगेट लेके चलता तो आराम से मैं टाइम मैनेज करता। ये मेरे कभी टाइम की प्रॉब्लम नहीं आती मेरे पेपर में, क्योंकि मैं बहुत ही सही ढंग से टाइम मैनेज करता हूँ, ठीक है। मेरे पास एक ये समझो 1-2 मिनट का 5 मिनट का टाइम बच हो जाता है, क्योंकि इस तरीके से टाइम मैनेज करके चलता हूँ। यहाँ पर क्योंकि वो 20 मिनट मैंने वैसे निकाल दिए ना, इस वजह से मेरे को टाइम फिर वापस उन क्वेश्चनों को सोल्व करना पड़ता है, ठीक है। एक बार आप कर दिए 20 को, फिर वापस रिस्टार्ट करो, तो 20 मिनट तो जा चुकी। तो इस तरीके से ये दो थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, वरना मेरा स्कोर 108 क्वेश्चन, जो बिल्कुल सिंपल सा दिख रहा है यार, 2 पैसेज मैंने नहीं किए। तो ये था सारा सिस्टम। देखो फिर से हो सकता है 68% का स्कोर है रह की। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे सभी साथियों को देखने के लिए, और ऐसे लगे रहो। और आपको भी पता है यार, पढ़ाने का काम था, पढ़ाने के साथ साथ का स्कोर है ये। इसके अलावा थोड़े दिन से मेरी क्लास नहीं चल रही थी, पेपर पास में आ रहा था तब, क्योंकि मैं नेट के फर्स्ट पेपर की बुक को लिख रहा हूँ, और पढ़ने का मेरे को कितना टाइम मिलता होगा इससे आप अनुमान लगा सकते हो। मेरी एक वेबसाइट का काम चल रहा है, 3 यूट्यूब चैनल है प्रेजेंट टाइम में मेरे पास, नेट के फर्स्ट पेपर की बुक लिख रहा हूं मैं, कॉलेज लेक्चर का बैच चल रहा था मेरा, ज्योग्राफी का भी, और वहां 3rd पेपर होता है राजस्थान में, उसका भी चल रहा था पहले। वो तो एग्जाम हो गया था, एग्जाम हुआ था तब तक बैच चला था। उसके बाद में मैंने फर्स्ट पेपर की बुक लिखना स्टार्ट कर दी इसकी। नेट जेआरएफ के फर्स्ट पेपर के मॉक टेस्ट भी बनाए मैंने, ज्योग्राफी के मॉक टेस्ट बनाए मैंने,
आप लोगों का कॉल आता था, उनका भी मैंने हर एक कैंडिडेट का बिल्कुल सही ढंग से रेस्पॉन्स दिया है। मैंने कभी किसी का फोन काटा नहीं, और कभी काटा है तो मैंने वापस कॉल बैक किया है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हो पढ़ा रहा हूँ, और भी बहुत सारे काम है, बुक लिख रहा हूँ, 3 यूट्यूब चैनल है, वेबसाइट का काम चल रहा है, इस साइड बैच है, तो पूरा एक प्रॉपर वे में टाइम भी नहीं दे पा रहा था। जो मैं ये स्कोर किया हूँ ना, ये समझो मैं जो पढ़ा रहा था ना उसी का स्कोर है ये। ठीक है, जो पढ़ा रहा था ना उसी का स्कोर है ये सारा सारा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जहां पर मैं डिस्कस करने वाला हूं कि अब की बार कितने % कैंडिडेटों का झलक हो सकता है, कितने % कैंडिडेटों का नेट हो सकता है, पूरा वैलिड प्रूफ के साथ।